नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है आपके अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। जी हाँ साथियों, आज फुल एनर्जी के साथ क्लास की शुरुआत करेंगे, इस सेशन की शुरुआत करेंगे। और इस सेशन में बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों की क्लास नंबर 15 बाई जायसवाल सर। इस क्लास में हम टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे, जैसे आप सभी को पता होगा। बाकी इसकी जो पिछली क्लासेज है इंपॉर्टेंट है। आपके बाल विकास सीडी में से 30 में से 25 प्लस का स्कोर करना है। आई बटन पे यहाँ पे लिंक दे दी गई है ऑलरेडी। प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि राष्ट्रहित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, आपका परिवार है, टीचर्स फैमिली है। आइए बात करते हैं पहले प्रश्न की, जो कल के क्लास में हम यह प्रश्न मॉक क्वेश्चन के रूप में आपको दिया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद सभी शिक्षक बंधुओं का जिन्होंने इस मॉक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताया था। तो आइए जान लेते हैं पिछले क्लास के मॉक क्वेश्चन का आंसर क्या है और इस सेशन का शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है? देखिए, भावनाओं की आलोचना, अगर आप भावनाओं की आलोचना कर रहे हैं तो भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं होगा। बाकी कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार, भावनाओं के प्रति जागरूकता, भावनाओं का प्रबंधन, ये जो शब्द हमने गोला लगाया है, ये तीनों शब्द ध्यान दीजिएगा। एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार, जागरूकता, प्रबंधन, ये तीनों भावात्मक बुद्धि से संबंधित है। लेकिन आलोचना अपने आप में निगेटिव शब्द है, निगेटिव वर्ड है। तो पहला ऑप्शन हमारा भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है। ठीक है, आइए बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, जो आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है स्क्रीन पर है कि एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है, इसका तात्पर्य क्या होता है? आप सभी में से कि जब नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, उन्हीं में से आप में से एक शिक्षिका जिसकी भावात्मक बुद्धिलांक ऊंची है। भावात्मक बुद्धिलांक लब्धांक अर्थात आईक्यू की बात करेंगे, अगर ऊंचा है तो वह उच्च बुद्धि वाली शिक्षिका है, वह उच्च अनुशासन प्रिय है, वह हास्य परिहास वाली है, वह संतुलित व्यवहार वाली है। सभी बताइए किस प्रकार की शिक्षिका होगी जिसका भावात्मक बुद्धिलांक ऊंचा होगा? इसका तात्पर्य होता है वह संतुलित व्यवहार वाली शिक्षिका होगी। डी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि गोलमैन के बारे में हमने कल के क्लास में पढ़ा भी था कि गोलमैन ने उच्च भावात्मक बुद्धि लब्धांक वाले लोगों में 5 तत्वों की पहचान की है। पहला है स्वबोध, स्वनियमन, सामाजिक कौशल, अनुभूत और अभिप्रेरणा। इन्हीं 5 तत्वों के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित किया जाता है। किसने कहा है? गोलमैन ने कहा है। अगला प्रश्न सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एग्जाम को फतेह करना है, 101% सिलेक्शन पाना है। आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। अगला जो टॉपिक रहेगा, संवेग के प्रकार और सिद्धांत से संबंधित प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? स्मृति, डर, ध्यान, उत्तेजना। देखिए, मैकडूगल ने 14 बताए हैं मूल प्रवृत्तियां, उन्हीं को संवेग कहा जाता है। आप ये बताइए, इनमें से एक संवेग का नाम ले लीजिए। कल की क्लास हमने पूरे 14 के संवेग के बारे में आपको बताया था। तो यहाँ पे जो डर दिया गया है, ये डर क्या है? एक संवेग है। डर हो गया, क्रोध हो गया, ठीक है, ये क्या है? हमारे संवेग कहलाते हैं। साथियों, संवेग वास्तव में व्यक्ति के आंतरिक भावों को अचानक तीव्र होने तथा विवेक प्रक्रिया के नियंत्रण से मुक्त व्यवहार के परिलक्षित होने की स्थिति को अभिव्यक्त करता है। मैकडूगल ने 14 प्रकार बताए हैं कुल संवेग की, जिनकी उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है। डर, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, कामुकता, आश्चर्य, आत्महीनता, आत्मा अभिमान, एकाकीपन, भूख, अधिकार, प्रतिभाव और आमोद की बात करेंगे। आमोद प्रमोद आपने नाम सुना होगा। सहानुभूत कौशल में व्यक्ति जो होता है दूसरों की परेशानियों को समझता है, दूसरे को पसंद करता है, दूसरों की इच्छा अनुसार कार्य करता है, यह हमेशा भ्रम में बना रहता है। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ साथियों, सहानुभूत कौशल में जो व्यक्ति होता है वह दूसरों की परेशानियों को समझता है। कहते हैं ना, मेरे को सहानुभूत मत दिखाओ, मतलब मेरे को, ठीक है, दूसरों के परेशानियों को समझना। ठीक है, एक कहते हैं ना, सहानुभूति दिखाना चाहिए। जब भी कुछ किसी घर में हो जाता, हम जाते हैं, उनसे मिलने जाते हैं, बातचीत करते हैं, क्या होता है? एक सहानुभूत होता है। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही कर लेंगे, क्योंकि किसी व्यक्ति के ऐसी संवेगात्मक प्रतिक्रियाएं जो दूसरे लोगों पर केंद्रित होती है, जिसका रुझान दूसरे की तरफ होता है, जिससे करुणा की अनुभूति, हमदर्दी, चिंताएं शामिल होती हैं, उसे ही सहानुभूति कहा जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। देखिए, मैकडूगल ने 14 संवेग बताए हैं प्रकार मूल प्रवृत्तियों के।
वहीं पर रास महोदय जी हैं। रास महोदय का ये 14 मूल प्रवृत्तियां रास नहीं आती हैं। इन्होंने कहा संवेग के कितने प्रकार, तो रास महोदय जी ने, रास मनोवैज्ञानिकों ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा है? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार। तो मैकडूगल का जिक्र आएगा तो मूल प्रवृत्तियां जो है 14 संवेग हैं। जब भी रास का जिक्र आता है तो रास महोदय जी ने 3 ही प्रवृत्तियां बताई हैं। संवेग को 3 प्रकार के बांटा है। अब आपका मन में प्रश्न हो गया होगा कि ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं। तो आपका पहला है, रास ने संवेग को 3 भागों में बांटा है। पहला ज्ञानात्मक संवेग, दूसरा क्रियात्मक है और तीसरा भावात्मक में आता है। छठा प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है, शिशु के प्रति सहानुभूत प्यार दुलार में किस संवेग की उत्पत्ति होती है? क्रोध, भय, अनुराग, आक्रामकता की बात करेंगे। देखिए सभी जानते हैं शिशु बच्चे के प्रति जब भी हम सहानुभूत प्यार दुलार करते हैं, स्नेह करते हैं, तो मतलब अनुराग से ही संबंधित होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हम सही कर लेंगे। ठीक है जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें जिनका सपना है टेट एग्जाम को फतेह करना, सभी कमेंट कीजिए, सभी फीडबैक कीजिएगा। जी हाँ, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध किस संवेग से होता है? भय से, घृणा से, आश्चर्य से, भूख से। कहते हैं ना जिज्ञासा होनी चाहिए। मुझे पता था कि आप में कुछ जिज्ञासा है। जिज्ञासा मतलब क्या होता है? एक उत्सुकता टाइप होता है। मतलब आप कहीं न कहीं आश्चर्य कर देते हैं किसी को। कहते हैं ना आप में जिज्ञासा थी कि आप ऐसा कार्य करेंगे, मतलब आपने आश्चर्यचकित कार्य कर दिया, अर्थात सी ऑप्शन की बात करेंगे। जिज्ञासा का संबंध आश्चर्य से अर्थात व्यवहार के निर्धारण में मूल प्रवृत्तियों का योगदान जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और होता भी है। अगला मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार ने किसने वर्गीकृत किया? तो ये तो यही कहानी हो गई, रामायण खत्म हो गया और सीता किसकी माता है, ऐसी कहानी हो। ठीक है, हमारे कहावत है गांव में अक्सर बोली जाती है। अब गांव से जुड़ी हुई है, मिट्टी से जुड़ी हुई है, किसान से जुड़ी हुई, इस देश से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो बातें आ जाती हैं साथियों। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? मैकडूगल का जिक्र होता है। मूल प्रवृत्तियों या संवेगों को 3 भागों में किसने वर्गीकृत किया है? आपके रास महोदय जी ने किया है। पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा भी है। मूल प्रवृत्ति परंपरागत या जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति होती है जो प्राणी को किसी विशेष वस्तु को देखने, उसके प्रति ध्यान देने, उसे देखकर एक विशेष प्रकार की संवेगात्मक उत्तेजना का अनुभव करने और उससे संबंधित एक विशेष ढंग से कार्य करने का एक ऐसा करने की प्रबल इच्छा अनुभव करने के लिए बाध्य करती है। अगला प्रश्न है साथियों, क्रोध व भय प्रकार हैं आपके अभिप्रेरणा के, संवेग के, परिकल्पना के या मूल प्रवृत्तियों के? जी हाँ, फटाफट अंदाज में कमेंट कीजिएगा। अपने तैयारी को बेहतर कीजिए, अपने स्कोर को बेहतर करते जाइए, सिलेक्शन पाते जाइए, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। मेहनत करेंगे तभी सिलेक्शन होगा। हम ये सिलेक्शन सर्वोपरि तभी हो सकता है सारी क्लासेज ज्वाइन करें, डेली क्लासेज ज्वाइन करें, मेहनत करें, अभ्यास करें, बेसिक चीज़ें तो आपको पता ही होनी चाहिए। तो क्रोध व भय प्रकार जो होता है वह आपके संवेग के प्रकार ही कहलाते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेंगे। जैसे हृदय की गति में परिवर्तन, रक्तचाप में परिवर्तन, सांस की गति में परिवर्तन, इसके अलावा बाहरी अंगों में परिवर्तन जो होता है, ये क्या कहलाता है? संवेग एक जटिल अवस्था होती है जिसमें कुछ आंगिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, ये उसी के कारण होता है। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होता है? जेम्स लैंग सिद्धांत, हाइपोटोलसिक सिद्धांत, सक्रियता सिद्धांत या अभिप्रेरण का सिद्धांत? जी हाँ, संवेग में ऐसा सिद्धांत दिया गया है, ऐसा विचार माना गया है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होता है। वह सिद्धांत जेम्स लैंग का सिद्धांत है। जेम्स लैंग के सिद्धांत के अनुसार पहले संवेगात्मक व्यवहार होता है, बाद में संवेगात्मक अनुभूति होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि व्यक्ति बाघ या भालू को देखकर नहीं भागता है तो उसमें डर की अनुभूति भी नहीं होती है। अतः संवेगात्मक अनुभूति संवेगात्मक व्यवहार जेम्स लैंग सिद्धांत पर आधारित होता है। अगला जो टॉपिक से प्रश्न रहेंगे सामवेगिक दशाओं से हम प्रश्न करेंगे। साथियों, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से ले लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा अर्थात किसके कारण रोता है? वियोग दुश्चिंता, सामाजिक दुश्चिंता, संवेगात्मक या अजनबी दुश्चिंता? तो बच्चे की दादी है उसकी माँ की गोद से ले लेती है तो बच्चा रोने लगता है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा संवेगात्मक दुश्चिंता कहला जाएगा। क्योंकि संवेगों की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है और मूल प्रवृत्ति जो है बालक की स्वाभाविक व जन्मजात क्रियाएं होती हैं
और एक छोटा सा बच्चा अपनी भावनाओं रोकर व्यक्त करता है। अतः जब बच्चे की दादी उसकी माँ की गोद से ले लेती है तो बच्चे में संवेगात्मक दुश्चिंता की उत्पत्ति होती है, जिसको व्यक्त करने के लिए क्या करता है, बच्चा रोने लगता है। अगला प्रश्न आपका रहेगा बोध संवेग अधिगम में अंतर संबंधित आपका प्रश्न करेंगे। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी होती है? देखिए साथियों, अधिगम की सर्वोत्तम जो अवस्था कहलाती है संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, उच्च उत्तेजना उच्च भय, निम्न उत्तेजना उच्च भय। सभी बताइएगा। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे मित्र, टीचर्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, भाई बहन, गृहिणी, सभी कमेंट कीजिएगा। अधिगम की सर्वोत्तम जो अवस्था कहलाती है वह संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं होना, यह सर्वोत्तम अवस्था होती है। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें, यदि अधिगमकर्ता किसी कार्य को लेकर ज़्यादा उत्तेजित है तब भी वह उस कार्य को बेहतर अधिगम नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार यदि अधिगमकर्ता में किसी कार्य को लेकर भय या डर है तब वह उस कार्य को नहीं सीख पाएगा। अर्थात संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था होती है जिसमें अधिगमकर्ता बेहतर ढंग से सीखता है। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। शर्मिंदगी, जी हाँ, शर्मीला जो होता कहते हैं ना, शर्मा गया, बच्चा बहुत शर्माता है। शर्मिंदगी क्या होती है? बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। शर्मिंदगी के अभाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं या शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बिल्कुल सही बात है। शर्मिंदगी की अगर बात करें तो शर्मिंदगी का जो संज्ञान होता है वह नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि शर्मिंदगी एक प्रकार का संवेगी कहलाता है जिसका प्रभाव संज्ञान पर पड़ता है। इजार्ड ने 10 मूल संवेग बताए हैं। क्या बताए हैं? इजार्ड आपके एक मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने मूल संवेग 10 बताए हैं, जिसमें हर्ष, आश्चर्य, क्रोध, विरुचि, भय, अवमान, शर्म, अपराध, अभिरुचि, उत्तेजना शामिल है। उच्च सांवेगिक दशाओं और संज्ञान का प्रायः नकारात्मक सहसंबंध होता है। जब व्यक्ति में संवेगात्मक स्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें सोचने, समझने, तर्क करने जैसी संज्ञानात्मक क्रियाओं का फिर क्या होता है, लोप हो जाता है। आइए बात करेंगे 14वां प्रश्न जो स्क्रीन पर है। इंटरेस्टेड प्रश्न इस प्रकार का 2-3 प्रश्न जरूर पूछा जाता है। नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? अब स्थिति आपको समझना है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं और हतोत्साहित महसूस करते हैं। तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की जो संभावना होती है वह क्या कहलाती है साथियों? सभी बताइएगा। वह संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। यह वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं, वे महसूस करते हैं कि हम अच्छे नहीं हैं। हम महसूस क्या कर रहे हैं? हम अच्छे नहीं हैं, तो हतोत्साहित महसूस करेंगे और उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है, क्योंकि हम मानते हैं कि हम अच्छे नहीं हैं तो फिर हम अच्छे बनने की कोशिश नहीं करते हैं। अब ठीक है, क्या है, छोड़ देते हैं, वह कार्य प्रयास ही नहीं करते हैं। तो यह उक्ति इस सिद्धांत को प्रदर्शित करती कि इंसान एक संवेग अलग नहीं है। संवेग और संज्ञान के नकारात्मक सहसंबंध होता है और संवेगिक दशा में व्यक्ति की विचार प्रक्रिया या तो शिथिल होती है अथवा लुप्त प्राय हो जाती है। बुद्धि तथा विवेक एवं चिंतन तथा तर्क प्रक्रिया का उसके व्यवहार पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रहता है और यही कारण है कि व्यक्ति उच्च सांवेगिक दशा में अच्छा प्रदर्शन फिर नहीं कर पाता है। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न जो स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न में पूछा गया है कि संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे के सन्निहित हैं, संबंधित नहीं है, पूर्णतः अलग हैं या स्वतंत्र रूप से हैं। आप सभी परिचित होंगे। जी हाँ, संवेग एवं जो संज्ञान होते हैं वह एक दूसरे क्या होते हैं, सन्निहित होते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि तथा विवेक एवं चिंतन तर्क प्रक्रिया को उसके व्यवहार पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रहता है, वह उचित अनुचित व ढंग से विचार नहीं कर पाते हैं, इसलिए संवेग और संज्ञान एक दूसरे के सन्निहित होते हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है साथियों। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। जहां शिक्षक एकाधिकारवादी और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए, जहां मूल रूप से पढ़ने, लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान केंद्रित होता है और बल दिया जाता है। अर्थात साथियों, प्राथमिक विद्यालय प्राइमरी लेवल के बच्चों को उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहां उनकी संवेगात्मक
आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जब बच्चे की संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, बच्चा अनुभव करेगा, वह सबसे महत्वपूर्ण होता है, वह वातावरण सबसे महत्वपूर्ण होता है बच्चे के प्रभावी ढंग से सीखने का। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। आइए बात करेंगे अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया कि संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे के क्या हैं। तो हम बात चुके हैं सन्निहित की बात कर चुके हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया साथियों, बच्चों में संवेगात्मक संयोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में होता है, अनुशासन में होता है या उपरोक्त सभी में होता है। तो बच्चे में संवेगात्मक संयोजन प्रभावी कब होता है, सभी बताइएगा। तो व्यक्तित्व निर्माण में भी होता है, कक्षा शिक्षण में भी होता है, अनुशासन में भी होता है, अर्थात उपरोक्त सभी में होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही कर लेना। ठीक है, तो बच्चों में संवेगात्मक संयोजन प्रभावी कब होता है, व्यक्तित्व निर्माण, कक्षा शिक्षण और व्यवहार नियंत्रण, इन तीनों पर होता है। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है, संवेदना का अर्थ, विशेषताओं और प्रकार से संबंधित प्रश्न करेंगे। साथियों, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। मान लीजिए कोई आपकी नियुक्त होती, आप लोग पढ़ा रहे हैं कक्षा में और एक छात्र को कोई बुलाता है और छात्र क्या कर रहा है, छात्र पढ़ रहा होता है, उसका नाम लेकर उस छात्र को बुलाया जाता है। और तो यह किस संवेदना द्वारा छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा या बताएगा, बोलेगा कुछ। आपको अगर कोई बुला रहा तो बोलेंगे ही हाँ हूँ हाँ, कुछ तो बोलेंगे। तो ये जो प्रक्रिया या अनुक्रिया प्रकट करेगा छात्र किस संवेदना से, दृष्टि संवेदना से, स्पर्श संवेदना से, ध्वनि संवेदना से, प्रत्यक्षण संवेदना से। अगर आपको कोई बुला रहा है मतलब ध्वनि देकर बुला रहा है, तो आपकी जो प्रतिक्रिया होगी, आपकी जो संवेदना होगी, वह जो अनुक्रिया आप प्रकट करेंगे वह आपका ध्वनि संवेदना से ही प्रकट करेंगे। क्योंकि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा व्यक्ति पर होने वाले प्रभाव को संवेदना कहते हैं। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा यदि कोई छात्र पढ़ रहा है तो उसका नाम लेकर कोई व्यक्ति बुलाता है तो सर्वप्रथम हाँ में जवाब देगा, अर्थात वह अपनी अनुक्रिया ध्वनि संवेदना के माध्यम से प्रकट करेगा। अगला प्रश्न है, फा एवं वा, मा एवं ना अक्षरों की ध्वनियों में अंतर ना कर पाना अधिगम की समस्या संबंधित है। जी अक्सर देखे होंगे, फा फल, वा वकील, मा मछली, ना नल। इन अक्षरों की ध्वनियों में अंतर बच्चा अगर नहीं कर पाता है, बालक बालिका नहीं कर पाता है, तो अधिगम की समस्या से संबंधित होगा। अवधान केंद्रण की, स्मृति की, प्रत्यक्षीकरण की, या इनमें से सभी होगा। देखिए बच्चा अगर कुछ समकक्ष जो शब्द होते हैं उच्चारण में, ध्वनि में, अगर उस बच्चा नहीं समझ पाता, उनका अंतर नहीं समझ पाता है, तो अधिगम की समस्या संबंधित हो जाती है प्रत्यक्षीकरण की। क्योंकि यह अन्य कारकों, देखिए जो अन्य कारक होते हैं उन पर भी यह निर्भर करता है, जैसे अस्पष्ट ध्वनि, अवधान की कमी होना और समझ का स्तर, ये तीनों महत्वपूर्ण होते हैं। और इस क्लास का 20वां प्रश्न, इसके बाद हम एक मॉक क्वेश्चन भी करेंगे। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रेरणा, सीखना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण। यही क्वेश्चन हम आपके लिए मॉक क्वेश्चन पर दे रहे हैं। जी हाँ साथियों, ये आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन में प्रश्न है कि कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, फीडबैक करके बताना है। और टॉप 20 में से आपका स्कोर क्या है, आपका फीडबैक क्या है, प्रत्येक भाई बहन शिक्षा बंधु का कमेंट आना चाहिए। कमेंटेड बनिए, अपने आप के तैयारी को बेहतर कीजिए। स्कोर यहाँ बेहतर करेंगे तो एग्ज़ाम में अवश्य बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे तैयारी करेंगे तो एग्ज़ाम में सिलेक्शन अवश्य होगा, 101% सिलेक्शन होगा। बस तैयारी करते जाइए, मेहनत करते जाइए, क्योंकि मेहनत ही सफलता की महत्वपूर्ण कुंजी चाबी होती है। मैं आपके साथ जयसवाल सर, जल्द मिलता हूँ अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।